आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो 11वां का हम लोग का भौतिक क्लास है, जिसको कि इसमें ग्रेविटेशन भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण से पहले नाम से परिचित भी होगा कि दो वस्तु जब एक दूसरे को खींचता है, जैसे पृथ्वी किसी वस्तु को जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल कारण उसको क्या कर लेती है, नीचे खींच लेती है। तो इसके बारे में तुमको सबसे पहले, और इसके अलावा इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल जो के अधीन ही तुमको जो उपग्रह है, जो कि ग्रह के चारों ओर गति करता है, या कोई ग्रह है वो तारा के चारों ओर क्या करता है, सूर्य के चारों ओर। जैसे हम लोग का जो ग्रह है सब क्या है, पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो वह तारा का जो सूर्य हमारा तारा है, जो कि उसके चारों ओर क्या करता है, किस प्रकार गतिशील होता है, उसके नियम। चाहे हम लोग जो कि बहुत सारे उपग्रह फेंकते हैं ऊपर, जो कि कृत्रिम उपग्रह जैसे चंद्रयान वगैरह का भी नाम सुना होगा, ये सब किस तरह से किस प्रकार के कक्षा में रहते हैं, इससे जुड़े हुए सारे जो कि हैं नियम गुरुत्वाकर्षण में पढ़े जाते हैं। तो अभी जो हम लोग पहले सबसे पहले जो टॉपिक है हम लोग का, तो गुरुत्वाकर्षण में हम लोग का जो सबसे पहले कि ग्रह की गति के लिए केपलर का नियम है। ग्रह जब सूर्य के चारों ओर जो गति करती है, उसके लिए केपलर ने तीन नियम दिया है। तो जिसको हम लोग कहते हैं केपलर के नियम के नाम से जान सकते हैं। वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है केपलर का नियम। तो ये तीन नियम इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो केपलर का नियम, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति के लिए केपलर ने तीन नियम प्रतिपादित किया है। तीन नियम, प्रथम नियम जो हम लोग का, जिसको हम लोग कक्षा का नियम भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या है, नियम देख लेते हैं। तीन नियम में पहला नियम हो गया कक्षा का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट। फिर दो है तुमको एक क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा होता है आवर्तकाल का नियम। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार, जिसको इंग्लिश में इलिप्टिकल भी कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार, इसको कहते हैं इलिप्टिकल। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, वृत्ताकार नहीं है, ध्यान है, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल, चक्कर लगाती है, जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के फोकस पर स्थित रहता है। फोकस पर स्थित रहता है, एक फोकस पर स्थित रहता है। इसमें दीर्घवृत्त में दो फोकस होते हैं, तो इसमें एक फोकस पर स्थित रहता है। ये एक फोकस पर स्थित रहता है, जैसे इसको चित्र के द्वारा समझें, तो ये तुमको ऑर्बिट हुआ, देखिए दीर्घवृत्ताकार है, जैसे चपटा टाइप का हो। तो ये तुमको अंडा जैसे होता है, अंडा भी तुमको, अंडा में मोटाई भी होता है, ये तुमको जैसे वृत्त हो गया। तो वृत्त में जैसे दोनों तरफ त्रिज्या बराबर होता है, ये तुमको क्या है, इलिप्स हो गया। इसको इलिप्स कर दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त में यहाँ पर और यहाँ पर एक फोकस होता है, इस जगह पे एक फोकस होगा और एक फोकस यहाँ पर होता है। तो ये तुमको सूर्य यहाँ पर जैसे हो जाएगा। इस जगह पे क्या ले सकते हैं, एक सूर्य यहाँ पर रहेगा, सूर्य रहेगा यहाँ पर, और
ये तुम्हारा हो गया एस फोकस हो गया, जहां पर कौन रहेगा, इसको सूर्य रहता है यहाँ पर, ये फोकस हो गया तुम्हारा। और इसके चारों ओर ये तुम्हारा क्या होगा, यही फोकस हो गया। ये जो वृत्त, जो कक्षा है, इसमें ग्रह क्या करेगा, अपना गति करता है। ग्रह ऐसे गति करता है जैसे कि, तो जैसे सबसे नजदीक होता है बुध है, तो बुध इस ढंग का कक्षा में घूमेगा। फिर शुक्र का आता है, फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, फिर तुम्हारा पृथ्वी आता है, और मंगल ग्रह। इस सब तरह से क्या होता है, सब ग्रह इसके चारों ओर क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। विभिन्न जो कक्षा सबका जैसे दूरी के अनुसार कक्षा का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा दीर्घवृत्त का बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, ग्रह ये तुमको जो घूम रहा है, तो यह तुम्हारा क्या होगा, ग्रह की कक्षा हो गई, यह ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा। यहाँ ग्रह घूम रहा है, ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा, इलिप्टिकल ऑर्बिट, ग्रह इसका ऑर्बिट में घूमेगा। ये तुमको पहला नियम यही कहता है कि ये वृत्ताकार कक्षा नहीं होगी, इसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा होगी। और यह तुमको क्या करेगा, सब तरफ से क्या होगा, सूर्य कहाँ रहेगा तुमको, ये इसके एक फोकस पर है। सूर्य कहाँ पर है, सूर्य जो जहाँ स्थित है, इसको क्या कहते हैं तुमको, ये फोकस है, ये फोकस हो गया। और दूसरा नियम तुमको, ये तुम्हारा हो गया पहला कक्षा का नियम होगा। इस प्रकार की कक्षा में सूर्य के चारों ग्रह क्या करता है, घूमता। ग्रह का मतलब समझ में आ गया होगा, ग्रह जो भी हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं, या किसी भी सौर मंडल में किसी भी जगह पे, ये जो तुम्हारा ये बात नहीं कि सौर मंडल जैसे बहुत से तारे हैं, उसके अपने अपने ग्रह हैं, उसका अपना, जैसे हम लोग का जो तारा है सूर्य है, तो वह सौर मंडल का निर्माण करते हैं, सोलर सिस्टम इसको इंग्लिश में कहते हैं। जिसमें कि तुमको जो ग्रह का भी नाम दे रहे थे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और तुमको यूरेनस, तुमको नेपच्यून। अब प्लूटो को तो ग्रह नहीं माना जाता, 8 ग्रह उसमें शामिल है अभी। अब प्लूटो को तो एक दिया हुआ होगा तुम्हारा बुक में भी, तो प्लूटो को एक विशेष कारण से और उसकी कक्षा दूसरे से हो जाती है, मतलब मिल जाती है, इसलिए उसको ग्रह से उसको बाहर कर दिया गया परिभाषा में, जिसको कहते हैं लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं उसको। तो खत्म हो गया ग्रह की परिभाषा से। तो सौर मंडल, तो ये पहला नियम हो गया, थोड़ा प्रथम नियम कक्षा का नियम हो गया। अब हम लोग लिखेंगे बोर्ड पर कैप्टन का जो दूसरा नियम है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का। दूसरा नियम जिसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का नियम। ग्रह अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में समान समय में, समान समय में, समान समय अंतराल में, ऐसा कर, समान समय अंतराल में सूर्य पर समान क्षेत्रफल, समान क्षेत्रफल अंतरित करता है, अंतरित करता है, समान क्षेत्रफल अंतरित करता है। मतलब ये हो गया कि सूर्य जो है तुमको समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करेगा, अंतरित करता है। जैसे कि इस ढंग से है, तुमको यही कक्षा था तुम्हारा, और ये जो तुम्हारा होगा यहाँ पर सूर्य है, तो अगर मान लेते हैं एक सम ग्रह मान लेते हैं जो तुम्हारा घूम रहा है, मानते इतना है यहाँ है, और तुमको कुछ समय के बाद ये समय में मान लेते यहाँ से चला गया, तुमको यहाँ से होता हुआ ये मानते इतना दूर चला गया, यहाँ पर आ गया, तो ये जो तुमको है ए से कहाँ तक आ गया, मान लेते हैं बी तक। जब ये घूम करके इस ढंग से आया, ये से कहाँ तक आ गया, ये भी तक। तो ये इतना क्षेत्रफल इस समय में इतना क्षेत्रफल ये अंतरित हुआ। अगर ये समान समय अंतराल में, तो यहाँ पर जो होगा तुमको, ये जो तुमको होगा इस समय तक में, इतने समान समय में, ये जो समान समय में ये ग्रह तुमको यहाँ से अगर मान लेते हैं, ये तुमको पी से कहाँ तक चला गया, क्यू तक, पी से क्यू तक।
तो ये जो क्षेत्रफल होगा तुमको, ये क्षेत्रफल भी समान होगा। अगर दोनों ये समय, जितना समय अगर यहाँ से यहाँ तक ए से बी आने में लगा है, उतना ही समय अगर पी से क्यू तक जाने में लगे, तो इसका जो क्षेत्रफल एस पर जो सुई पर जो यहाँ से क्षेत्रफल लेंगे एस ए बी, जो एक क्षेत्रफल बना, और ये एस पी क्यू, ये जो क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। दूसरे शब्द में इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसे जब पहले इसको लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं समान क्षेत्रफल। तो क्या इसमें समझा, ग्रह को ए से बी तथा पी से क्यू जाने में, पी से क्यू जाने में, पी से क्यू जाने में समान समय अंतराल लगता है, तो क्षेत्रफल एस ए बी बराबर क्षेत्रफल एस पी क्यू। तो ये जो क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होगा। ये समान समय अंतराल है तो समान क्षेत्रफल होगा। ए से बी जाने में ये कभी भी समान कहीं भी रहेगा। एक दूसरा इससे ये चीज देख सकते हो कि यहां से यहां तक आने में जो अगर समान समय लग रहा है, तो ये तुमको जैसे अगर ये दूर है इसका मतलब कम दूरी तय करेगा, और यहां पर जब नजदीक आ जाए तो इसका दूरी बढ़ जाएगा। इसका दूरी क्या हो जाएगा, तुमको बढ़ जाएगा, ज्यादा तेजी से दूरी तय कर जाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया दूरी दोनों में बराबर रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हारा है अगला जो कि तुम्हारा है समान समय का वाला एस ए बी बराबर क्या हो जाएगा एस पी क्यू। यही हो जाएगा, दोनों दूरी बराबर, दोनों क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। जब दूरी नजदीक रहता है तो इसका मतलब यह होता है दूरी नजदीक रहेगा, तो ये जो तुम्हारा होगा क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि दोनों में बराबर तय होगा। एस ए बी बराबर एस पी क्यू, ये तुम्हारा होगा क्षेत्रफल का नियम। तो इसका ये भी मतलब निकला कि जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा उसका चाल घटते जाता है, और चूंकि जब दूरी ज्यादा रहेगा तो जाहिर क्षेत्रफल बराबर होना है। और तीसरा नियम है तुमको आवर्त काल का। तो आवर्त काल का नियम क्या होगा तुम्हारा, आवर्त काल का नियम हो गया कि जब एक चक्कर लगाएगा तो उसमें जो समय लगता है वह तुमको उसका जो कक्षा जो त्रिज्या होती है, औसत त्रिज्या, उसके जो आधार पर किस प्रकार प्रभावित होती है उससे जुड़ा हुआ ये नियम है। इसको हम कहते हैं आवर्त काल का नियम। तीसरा नियम हो गया आवर्त काल का नियम। आवर्त काल का नियम, आवर्त काल का नियम। ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय ब्रैकेट इसको क्या कहते हैं, आवर्त काल भी कहते हैं समय को। लगा समय उस ग्रह की सूर्य से औसत दूरी आवर्त काल का लगे समय का वर्ग, यहां पर का वर्ग ग्रह से उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है, घन के समानुपाती होता है,
तो कोई ग्रह अगर घूम रहा है इसके चारों ओर, किसी ग्रह का उसका आवर्त काल अगर t है और उसकी जो औसत दूरी है तुमको वह r हो, किसी ग्रह का आवर्त काल t तथा कक्षा की औसत त्रिज्या, कक्षा की औसत त्रिज्या r हो, तो टी स्क्वायर मतलब आवर्त काल का वर्ग इस दूरी के कक्षा की औसत त्रिज्या के समानुपाती, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, ये तुमको टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू हो जाएगा। तो इस जाएगा कि ये जो नियम है तुमको वृत्ताकार कक्षा के आधार पर भी इसको स्टेब्लिश किया जा सकता है, जो कि हम लोग पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का नियम वगैरह के आधार पर इसको करेंगे। तो आवर्त काल इसका ये भी मतलब हुआ या टी स्क्वायर टी समानुपाती आर टू द पावर 2/3, टी आर टू द पावर कितना होता है 2 है 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो नियम हो गया तुम्हारा कि एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, एक चक्कर लगाने में समय का मतलब समझ में आ गया होगा कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं तक घूम करके ही आ जाएगा, तो एक चक्कर लगा लिया, इसमें अगर टी समय लगेगा तो इसका जो दूरी होगा औसत दूरी, जैसे दूरी तो बदलते रहता है इसका, तो दूरी जो बदलते रहेगा अगर मतलब कि इसकी औसत दूरी होगी, जैसे दूसरा जो ज्यादा दूर में कक्षा लगेगा तो उसका समय ज्यादा लगेगा। तो इस बात का ये भी अर्थ हुआ कि जो ग्रह की पृथ्वी सूर्य के ज्यादा नजदीक है वह जो ज्यादा तेजी में घूम जाएगा। अगर हम लोग बुध का बात करें, बुध जो सबसे कम दूरी पर है अभी, जो कि सौर मंडल में मरकरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वह हम लोग के जमीन पर से अगर देखें तो 86 दिन में घूम जाता है। लेकिन पृथ्वी को इस एक चक्कर लगाने में पृथ्वी का औसत त्रिज्या बढ़ गई तो उसको 365 दिन लगता है सूर्य चारों घूमने में, एक साल जिसको कहते हैं दैट इज 365 दिन। दूसरे साल में कहें तो बुध पर जो है तुमको साल क्या होगा छोटा होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा उसका जो साल होगा ना उसको चक्कर लगाने में एक बार जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा बढ़ता है। तो सबसे छोटा साल कहाँ पे होगा बुध का होगा। तो ये तुम्हारा हो गया नियम हो गया तुम्हारा आवर्त काल का। 3 नियम हुए। पहला नियम हुआ कि वह तुमको जो है सूर्य के चारों ओर एक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। दूसरा नियम हुआ क्या चीज कि तुमको उसमें जो कि क्षेत्रफल जो है समान समय अंतराल में जो सूर्य पर जो क्षेत्रफल घेरता है वह समान होता है। तीसरा हुआ तुमको कि समान अगर एक आवर्तकाल जो होता है उसका जो आवर्तकाल का वर्ग है वह उसकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। उसकी औसत दूरी जो होती है उस औसत त्रिज्या जो कह सकते हैं ग्रह का जो औसत दूरी होगा उसके घन के उसका जो आवर्तकाल का वर्ग औसत दूरी के वर्ग के घन के समानुपाती होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब है तीसरा हो गया तुमको। अब है इसके बाद है तुमको अगला जो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको अगर हल करें या पहले एक थोड़ा सा नियम और इस नियम को समझे। इसका एक बल कहा जाता है केंद्रीय बल, केंद्रीय बल एवं कोणीय संवेग संरक्षण यहां समझते हैं, एवं कोणीय संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण इसके नियम को जरा समझते हैं। इसका जरा हम लोगों ने पिछले घूर्णन गति की वजह में पढ़ा है, तो इसकी ग्रह के नियम को यहाँ समझते हैं कोणीय संवेग से। तो एक चीज जो है जब जो बल है यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किससे पास करता है? हमेशा पास करेगा तुमको सूर्य से। तो सूर्य से पास करा तो ये जो बल हुआ इसको हम लोग कहेंगे केंद्रीय बल। यहाँ सूर्य है तो हमेशा जो पृथ्वी को ये जो खींचेगा कोई भी ग्रह को तो अपनी ओर तरफ खींचेगा। तो इसका जो कि इस बल का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो F है यह अक्ष से पास करेगा, जो कि सूर्य से गुजरने वाले किसी भी अक्ष के परितः इसका जो बल आघूर्ण होगा शून्य होगा। गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी रहेगा तो इसका कहां से पास कर जाएगा? सूर्य से पास करेगा तो इसका जो कि बल आघूर्ण होगा वह शून्य होगा। तो बल आघूर्ण शून्य होगा तो हम लोग जानते हैं कि बल आघूर्ण जब शून्य होता है तो उसका जो कोणीय संवेग है उस ग्रह का वह संरक्षित रहता है।
बल आगुल शून्य होने पर उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। सूर्य के द्वारा ग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य से हमेशा गुजरता है, सूर्य से हमेशा गुजरता है, इसलिए सूर्य से गुजरने वाले किसी भी अक्ष के परिकर कोणीय संवेग बल आघूर्ण शून्य होता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, जिससे ग्रह का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। पिछला अध्याय में पढ़ा भी होगा कि अगर बल आघूर्ण शून्य हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो इसका बात का यह भी मतलब हुआ कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, तो कोणीय संवेग इसका क्या निकलेगा, पूरा संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग जैसे कि अगर ये जो तुम्हारा कक्षा है, किसी ग्रह का अगर तुमको किसी ग्रह का द्रव्यमान m सूर्य से दूरी r एवं उसका वेग भी हो तो कोणीय संवेग L बराबर R गुना mv। तो कोणीय संवेग जो होगा तुमको L बराबर R गुना mv, तो L बराबर mvr, तो ये तुमको हमेशा क्या रहेगा, ये तो mvr बराबर नियत, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तुम्हारा। और v बराबर ऐसे ओमेगा r भी लिखते हैं, तो v बराबर क्या आता है, mvr बराबर नियत है, तो m ओमेगा r स्क्वायर, तो ये तुमको कहलाता है क्षेत्रफल का घेरने का नियम होता है। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, r स्क्वायर ओमेगा जो होता है, ये भी क्या होगा तुम्हारा, ये भी mvr बराबर नियत हुआ, तो mvr बराबर क्या है, नियत है, तो m ओमेगा r स्क्वायर हो गया बराबर नियत, या r स्क्वायर ओमेगा बराबर नियत। m तो द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं उसका, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल का, मतलब क्षेत्रफल का घेरने का वेग। क्षेत्रफल घेरने का ये दर होता है, क्षेत्रफल घेरने का दर हमेशा समान होगा, इसके समान समय में कभी भी क्या होगा, क्षेत्रफल घेरने का वेग। तो ये सूर्य पर क्षेत्रफल घेरेगा तो हमेशा जो दूसरा नियम हम लोग पढ़े थे वो इसी से निकला हुआ है कि तुमको क्षेत्रफल हमेशा समान घेरेगा, यही कहता है समान समय। ये तुम्हारा हो गया। इसको समझने के लिए जैसे तुमको इसका बल आघूर्ण देखा, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि बल आघूर्ण तुमको क्या होता है, हमेशा समान रहता है, बल आघूर्ण हमेशा शून्य हो जाता है, इसलिए इसका कोणीय संवेग कभी भी इसके चारों ओर घूमता है तो हमेशा समान रहता है। जिसके आधार पर कौन सा नियम तुम्हारा निकला हुआ है, क्षेत्रफल का नियम जो केपलर का निकला हुआ है, वो इसी सिद्धांत पर क्या है, उसी सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो ये तुम्हारा हो गया कि उसका जो नियम बहुत डिटेल में समझे। और एक जो तुम्हारा क्वेश्चन है उदाहरण है, बस आसानी से इसके आधार पर बन भी जाएगा, इसलिए बता भी दिए इसको अलग से
तो एक जो तुम्हारा उदाहरण है तुमको इस अध्याय का, जो 1 नंबर जो उदाहरण दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उसमें उदाहरण नंबर पहला देखते हैं। उदाहरण नंबर पहला जो है तुम्हारा दिया हुआ है, तो उसमें है तुमको कि गुरुत्वाकर्षण से अध्याय का जो पहला उदाहरण तुमको अभी एनसीईआरटी बुक में है, तो उसमें दिया हुआ है 2 पोजीशन दिया हुआ है। जब एक बार जब सूर्य के सबसे नजदीक हो ग्रह, और एक बार जब ग्रह क्या हो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी हो। तो जब सबसे नजदीक रहता है और एक बार सबसे जब दूर रहता है, दोनों स्थिति में तुमको दिया हुआ है उसका वेग और उसके त्रिज्या दिया हुआ है। तो एक बार जब दूर होगा, देखो जैसे कि है तुमको एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ था, एनसीईआरटी का 1 नंबर अध्याय देखो गुरुत्वाकर्षण अध्याय का, तो उसमें तुमको देखोगे तो उसका है तुमको कि इलिप्टिकल जो पाथ होगा यहाँ पर, तो एक बार ग्रह जो होता है जब तुमको सूर्य के सबसे करीब हो यहाँ पर, और एक बार जब सूर्य के सबसे दूर होगा यहाँ पर है, तो इस स्थिति में तुमको यहाँ पर का जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है सूर्य से लेकर के, ये तुमको कहते हैं लोग पेरीहीलियन कहते हैं इस जगह को, पेरीहीलियन। इस जगह का ये वेग जो है तुमको, ये वीपी इधर है, वीपी रहता है इसमें हमेशा टेंजेंट की ओर होगा, और ये जो दूरी है तुमको एसपी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा तुम्हारा, एस से लेकर पी तक का, मतलब सूर्य से लेकर के ये पी तक का, इसका दूरी हो गया तुमको आरपी कह सकते हैं इसको, ये दिया हुआ है तुमको। और ये जो एपोहीलियन हो गया, इसको ए कह सकते, देखिए एपोहीलियन कहिए इसको। तो एपोहीलियन में जो तुमको है, जिसको अपसौर कह सकते हैं, इसमें तुमको जो है उपसौर, उपसौर मतलब नजदीक हो गया, अपसौर मतलब सबसे दूर। तो ये का तुमको दूरी है आर ए है, जो सबसे नजदीक है, और यहाँ पर का वेग अगर ऐसे घूम रहा है भी ये हो गया। इन दोनों में, इन चारों राशि में क्या संबंध है, वीपी, आरपी, आर ए और वी। तो जाहिर है कि अभी हम लोग कोणीय संवेग संरक्षण से देख लेते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण से, कोणीय संवेग बराबर नियम। तो कभी भी तुमको बलाघूर्ण शून्य है, इसलिए कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग क्या होगा तुमको, m गुना v गुना r बराबर नियत। तो नियत रहेगा तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर रहेगा, तो दोनों जगह बराबर होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं लोग, m गुना v a गुना आर ए बराबर क्या होगा, एम वीपी गुना आर पी। तो एम एम कट गया तुम्हारा, तो तुम्हारा क्या हो गया, वीपी बटे वी ए इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, आर ए बटे आर पी। यही क्या होगा तुम्हारा संबंध हो गया। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, तुम्हारा जो पहला अध्याय है, पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारा यही है दिया हुआ। उसके बाद है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण का जो है नियम है, जो न्यूटन के द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि जानते हुए तुमको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम को देने का श्रेय जाता है न्यूटन को, जो कि बहुत सी फेमस कहानी सुना होगा बहुत दिन से, कि कैसे सेब के जो कि उसके गिरा उस पर, तो उसमें कैसे उन्होंने मतलब क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में न्यूटन ने सोचा। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया गया है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो पहले से परिचित होगा, 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, पहले भी क्लास बल का उसमें भी पढ़ाई हुआ होगा तुम्हारा, बल में बताया गया होगा न्यूटन के नियम वगैरह में, जो गति के नियम में। तो बल का जहाँ पढ़ाई हुआ था तो वहाँ भी बताया गया था शायद तुमको। तो अभी इसको जो पृथ्वी के कारण में भार होता है जिसको, वो सभी गुरुत्वाकर्षण बल के नियम होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होगा तुमको, कि जब नियम है इसमें कि सूर्य जब या कोई भी जब घूमेगा तो दो वस्तु जो कोई भी होता है,
चाहे सूर्य हो या छोटा हो वस्तु या बड़ा हो, चाहे पृथ्वी हो जैसे बड़े हो, तो कोई भी जो वस्तु जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहता है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कोई दो बिंदु द्रव्यमान अगर एक शब्द यूज करते हैं जिसमें क्या कि जो द्रव्यमान हो उसका आकार पर निर्भर नहीं करता हो, छोटा आकार का हो, कि बिंदु द्रव्यमान के दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हो गया m1, ये हो गया तुमको m2, ये m1 m2, ये m1 और ये m2। इन दोनों के बीच लगने वाला बल जो होगा तुमको ये r हो गया, यहाँ पर दोनों के बीच में दूरी हो गया r। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जो है तुमको m1 m2 के समानुपाती और दूरी जो हो गया तुमको 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो F समानुपाती क्या होगा तुम्हारा? m1 m2 बटे r²। चित्र में देखिए दो द्रव्यमान हो गया m1 m2 और दूरी हो गया उसके बीच में m। तो F बराबर क्या हो गया? इसमें एक नियतांक आएगा जिसको लोग g कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान हो गया g m1 m2 बटे r²। गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया g। तो g बराबर क्या होगा तुमको? g m1 m2 बटे r²। तो ये तुम्हारा हो गया, g का मान है तुम्हारा, g का वैल्यू है तुम्हारा g बराबर 6.6, इसका वैल्यू होता है जो तुम्हारा जो प्रयोग के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो g यहाँ पर क्या होगा? m1 m2 f हो गया तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। f बराबर क्या होगा तुम्हारा? f बराबर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल, इसको गुरुत्वाकर्षण बल। g बराबर हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान याद कर लो 6.67 × 10⁻⁻11 और मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मात्रक समझ सकते हैं आराम से इस सूत्र के आधार पर। g बराबर हो जाएगा f × r², f का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर वर्ग पर केजी स्क्वायर। g हो गया m1 m2 हो गया द्रव्यमान हो गया m1, m2 बराबर द्रव्यमान हो गया, r बराबर द्रव्यमानों के बीच की दूरी हो गई, r हो गया द्रव्यमानों के बीच की दूरी। ये तुमको द्रव्यमानों के बीच की दूरी हो गई पूरा। तो ये जो तुम्हारा बल का ये क्या निकल गया? फॉर्मूला निकल गया तुम्हारा F = g m1 m2 बटे r², g m1 m2 बटे r²। ये तुम्हारा हो गया F बराबर g m1 m2 बटे r²। तो ये तुम्हारा g का जो मान जहां तक है तुमको g का मान का जहां तक है, g का जैसे बीमा वगैरह निकालेंगे सीखा होगा चैप्टर 1 में भी, तो ये सूत्र पहले से परिचित होगा। g का बीमा निकालने में क्या करते हैं? f का बीमा है, g का बीमा निकाल देते हैं। देखो तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो तुम्हारा हो गया मान तुम लिखा अभी जैसे, देखो बीमा इसका निकाल बराबर क्या हो जाएगा? g m1 m2
m2/r²। इसका जैसे g बराबर क्या हो जाएगा, f r²/m1m2। f का हो गया न्यूटन और r का हो गया मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या बीमा का जहाँ तक बात होगा तो बीमा में f का बीमा याद होगा ml/t-2 होता है, ml/t-2 गुना l स्क्वायर बटे m गुना m। तो m ये वो कट जाएगा, m पर पावर -1। l का क्या होगा तुम्हारा 3 पावर होगा q और t पर पावर -2। ये तुम्हारा हो गया, इसका बीमा भी कर दिया। और गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक है इसका मान जहां तक याद होगा कितना होता है, तो 6.67 × 10⁻11 ऐसा ही होता है। जी का मान 6.67 × 10⁻11। यहाँ से मात्रा देख सकते हो, f का हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। तो ये तुमको याद रखना है। इसके आधार पर तुम्हारा दूसरा जो इसमें उदाहरण है तुम्हारे बुक में, उसको हम लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका, इसी सूत्र पर दिया हुआ है तुमको। इसे वेक्टर का जो पड़ेगा सदिश के द्वारा उसका जोड़ करना पड़ेगा। यदि एक से अधिक बल लगता है उसको क्या करते हैं, वेक्टर के द्वारा जोड़ते हैं। उसको आधार पर क्या करना पड़ता है, निकाला जा सकता है इसको। दूसरा सेकेंड नंबर तो इसका जो है तुमको दूसरा दिया हुआ, जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, तुमको शीर्ष पर द्रव्यमान रखा हुआ है, यहाँ m है, यहाँ भी m है, एक m है समबाहु त्रिभुज में। और इसके केंद्र पर 2m रख दिया। केंद्र पर कितना द्रव्यमान रख दिया, यहाँ पर 2m। तो इस पर बल कितना लगेगा, जैसे कि ये दूरी अगर कुछ जो भी दूरी होगा, ये तीनों दूरी तो बराबर ही होगा तुम्हारा। ये दूरी क्या होगा तुम्हारा, समबाहु त्रिभुज से दोनों दूरी तीनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। इसमें ये जो बल होगा इस पर कितना बल लगेगा, तो ये जो बल होगा एक तुमको इन दोनों का बल ये इधर खींचेगा, एक बल F1 वेक्टर कर सकते हैं। दूसरा फिर किधर लगेगा, F2। ये जो द्रव्यमान है इसको 2m द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान है 2m और इन तीनों जगह पे द्रव्यमान बराबर है m। तीनों पर द्रव्यमान क्या है, m है तीनों जगह पर, तीनों के इक्वल द्रव्यमान है। तो ये तीनों बल जो है तुमको इधर F1 लगाएगा, इधर क्या लगाएगा तुमको मान लेते हैं, इसको ये खींचेगा कितना से F2 से और इधर ही खींचेगा F3 से। तो ये तीनों का जो परिणामी बल होगा वह क्या होगा तुमको, F1 वेक्टर जोड़ F2 जोड़ F3, ये 3 वेक्टर होगा। ये तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, यही तुम्हारा क्या होगा। लेकिन इसका जो तुमको जोड़ करेंगे तो ये तुमको जो इसका जोड़ का मान आएगा, तो तीनों का वेक्टर सम वेक्टर का आधार पर जोड़ना पड़ेगा। तो पहले इसका परिमाण तीनों का तो बराबर ही निकलेगा। देखो जैसे परिमाण F1 कितना आएगा, F1 बनेगा g गुना 2m गुना m बटे दूरी अगर r मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक सब दूरी तो बराबर होगा तीनों का। तो gm1 m1 mm तो 2gm स्क्वायर बटे r स्क्वायर, ये सब का मान। लेकिन तीनों का मान बराबर ही होगा। F1 का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, F2 का भी इतना ही होगा और F3 का भी इतना होगा। दैट इज 2gm स्क्वायर बटे r स्क्वायर। और तीनों जहां तक है इसका अब तीनों का परिणामी बल कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर चित्र में देखें तो दोनों सब बल एक दूसरे से कितना कोण पे बन चुका होगा, 120 डिग्री पर। तो दो बल अगर बराबर है तुमको, तो दो बल का परिणामी निकालते हैं। तो दो बल का जब परिणामी निकालेंगे तो देखो 120 डिग्री पर दोनों के बीच में कितना कोण बना हुआ है इसका। तो सूत्र याद होगा, r बराबर होगा √a²। दो का सदिश को जो a² जो b² जो 2ab cos θ, 2ab cos θ ऐसा होगा। इसमें दो बल का परिणामी बल, दो बल का परिणामी बल। तो बल तो सब में बराबर ही है, तो मानते हैं बल को F मान लो, F² प्लस F² प्लस 2 गुना F गुना क्या होगा, cos 120 डिग्री। तो क्या होगा √2f² प्लस 2f² cos 120 डिग्री का मान होगा -1/2। तो दैट इज √2f² माइनस f² बराबर √f² मतलब f। इन दोनों का परिणामी क्या होगा, f होगा। कोई दो बल जो होगा उसका परिणामी f होगा। लेकिन जितना f इधर बल होगा इधर बल,
तो और ये जो तुम्हारा होगा, ये जो कोण है तुमको कितना है 120 डिग्री है दोनों के बीच, सबके बीच में। तो और परिणामी बल जो ये दोनों का जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर अलग से चित्र बनाते हैं यहाँ समझाने के लिए, देखो जैसे यहाँ पर ये बल है, ये दोनों बल का जो गया 120 डिग्री पर, ये दोनों का F माना, ये भी क्या है तुम्हारा F परिमाण कार्य है। तो तीसरा जो इसका परिणामी बल इसके बीच से गुजरेगा वो भी कितना होगा, F ही होगा। ऐसा हमने अभी निकाला, R का मान जो है F निकला, और ये 120 से इधर से कितना होगा 60 होगा, ये भी क्या होगा 60 होगा तुम्हारा। और ये जो तीसरा बल एक इधर लग रहा है, ये भी F परिमाण का है, देखो ये भीतर, और ये दोनों एक दूसरे के देखो, और ये इसके बीच में 120 बल लग रहा है, 120 डिग्री कौन है, 120 और 60, 60 कितना हो गया 180। ई एफ और ई एफ क्या है, दूसरे के विपरीत है, दोनों एफ एफ एक दूसरे के 180 डिग्री पर आ गया, तो दोनों का परिणामी क्या है, बिल्कुल भी जितना एफ इधर उतना इधर, जस्ट विपरीत। तो दोनों का परिणामी क्या होगा, कुल परिणामी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो कुल परिणामी क्या निकलेगा, एगो एफ निकल गया, एगो एफ इस साइड खींच रहा है, ये जो तीसरा वाला है। तो सबका परिणामी कितना निकलेगा, कुल परिणामी बराबर क्या हो गया, कुल परिणामी बल बराबर एफ माइनस एफ बराबर क्या होगा 0। ये कुल परिणामी बल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें कैसे किस समझ में क्या होगा, पहले 2 का परिणामी बल निकाले तो वह तुमको तीसरा के बराबर और एकदम विपरीत है, इसलिए नेट परिणामी बल क्या होगा इसका 0 हो गया। ये तुम्हारा था इसका मतलब दूसरा प्रश्न अध्याय का, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उदाहरण नंबर 2 था तुम्हारा एनसीईआरटी का। तो ये था समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष पर m द्रव्यमान है और केंद्र पर तुमको 2m द्रव्यमान रखा हुआ है, कुछ भी द्रव्यमान रहेगा जो तीनों पर, मगर तो इस पर जो लगने वाला बल कितना होगा, तो बल का मान क्या निकलेगी, दोनों का जो तीनों का बल का परिमाण तो बराबर होगा, और ये दोनों का परिणामी जो निकला और इसके जस्ट विपरीत निकल गया, इसलिए सबका जोड़ क्या हो गया 0 हो गया। ये तुमको कुल बल 0 हो गया। ये तुम्हारा हो गया इसका मतलब, इस तरह से ही जो तुम्हारा था जो कि सार्वत्रिक नियम, इस पर आधारित जो भी प्रश्न वगैरह है तुम बनाओगे एक्सरसाइज वगैरह में भी, और तुमको जहाँ भी दिक्कत होगा राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ चलो सब